हाँ, तो क्लास 10 के बच्चों, आज आपके पास ज्योग्राफी की बुक है, एसएसटी की बुक है ज्योग्राफी, और चैप्टर नंबर 4 है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको चैप्टर 4 का आधा पढ़ा दिया था। अब हम आपको चैप्टर 4 का ही आधा पार्ट यानी कि अखाद्य फसलों के जो चैप्टर है वहाँ से पढ़ाएंगे। इसमें अखाद्य मतलब नॉन ईटेबल होगा, नॉन एडिबल, जो खाने के लिए नहीं होता लेकिन उसको भी कृषि में ही उगाया जाता है, उसको बोलते हैं। यानी कि उसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। तो नॉन फूड क्रॉप्स से आज हम पढ़ाएंगे। आप लोगों को पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ाया था, याद है? खाद्य फसलें, क्रॉपिंग पैटर्न। हाँ, और उसका मुख्य, सबसे मुख्य क्वेश्चन जो बताया था वो ये था कि व्हीट हो या पैडी हो या राइस हो, मेज हो, मिलेट हो, किसी का भी आपको प्रभावित करने वाले कारक को याद रखना है ना? फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इनको, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, रेन कितना चाहिए, उसके बाद मिट्टी कैसी चाहिए, सब बताया था ना। यही मेन क्वेश्चन होगा आप लोगों का। क्या होगा मेन क्वेश्चन? कि कोई भी फसल को उगाने के लिए प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। तो सबका याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर, चावल का, चावल को ही पैडी भी बोलते हैं, सबका। ठीक है, तो आज हम आगे जा रहे हैं। देखो, जो आप लोग बैठे हो ये कोई सत्संग नहीं चल रहा है, समझ गए? तो आप अपने फेस पर भी ना आने दो कि हम कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। याद है ना, समझाया था कि आपको चावल की खेती को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये याद रखना है। ये हर फसल के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि चारों पांचों जो मुख्य फसलें हैं उसमें से एक आएगा, चाहे वो शुगर केन क्यों ना हो, कॉफी क्यों ना हो, चाय क्यों ना हो। कॉफी को उगाने के लिए प्रभावित करने वाले कारक आपको पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम आएंगे नॉन फूड क्रॉप्स में। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहले आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स हम किसको बोलते हैं? फाइबर क्रॉप्स आपके पास दो है, कॉटन और जूट। फाइबर समझते हो क्या होता है? फाइबर का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। धागा बनाना। तो थ्रेड हम दो चीजों से बनाते हैं, जूट से और कॉटन से। अगर आप कॉटन के बारे में स्टडी करोगे तो वही चीज आएगा कि कॉटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कॉटन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉटन क्रॉप्स आर फॉलोइंग। फर्स्ट, इसको ब्लैक सॉइल सबसे अच्छा भाता है, हालांकि दूसरे भी लोग उगा लेते हैं, लेकिन काली मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है। किसके लिए? जूट के लिए भी और कॉटन के लिए भी। दूसरा, इसमें टोटल जो है वो 7 महीने, कॉटन की खेती के लिए आपको कितना चाहिए? 7 महीने का वक्त चाहिए, यानी कि 210 दिन चाहिए। यही एकमात्र फसल है जो आपको सबसे ज्यादा वक्त मांगता है, सबसे ज्यादा टाइम मांगता है। समझ रहे हैं बात को? यही सबसे। इसको टेम्परेचर कितना चाहिए? तो टेम्परेचर चाहिए इसको 20 से 25 डिग्री के बीच में, और पाला रहित। आपको ये लिखना पड़ेगा कि फॉग या स्मॉग नहीं पड़ना चाहिए। अगर फॉग आ गया, स्मॉग आ गया, ज्यादा ओस पड़ गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी और बहुत खर्चा भी इसमें लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 210 दिन चाहिए, 6 से 8 महीने, 7 महीने तो पक्का लगता है। हमारे देश में ये गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। उसके बाद है आपको यही फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार फसलें, जूट। जूट से आप जानते हो चटाई, बोरियां, रस्सियां, ये सब बनाए जाते हैं। और अब लगभग जूट की जो है फर्स्ट नंबर बांग्लादेश का है, क्योंकि उधर ही सबसे ज़्यादा बारिश और गाद वाली पानी इकट्ठा होता है। तो
उसमें पूरे छाती छाती भर पानी, कमर तक पानी भरा रहे, उसमें भी आप जूट को उगा सकते हो। जूट को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा कामों में आता है। लेकिन अब ये उद्योग संकट के घड़ी में है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में बंगाल के हुगली नदी के किनारे इनकी फैक्ट्रियां थी, कम से कम लगभग 9,000 फैक्ट्रियां थी और वहां अब 90 फैक्ट्रियां बच गई हैं। यानी कि जूट का जो भी यूज था वो सब खत्म हो गया। और जूट का यूज खत्म होने का कारण है कि जूट की जगह पर में प्लास्टिक आ गया। प्लास्टिक की रस्सियां, प्लास्टिक की बोरियां, प्लास्टिक की हर चीज। यही वजह है कि जूट का लगभग खत्म होता जा रहा है इसका यूज। आज भी गवर्नमेंट या साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अगर आप जूट के बैग यूज करते हो तो हम प्रदूषण से बच सकते हैं और जितने ये पॉलीथीन सब यूज होते हैं वो गलत है। लेकिन लोगों को सस्ता और सुविधाजनक प्लास्टिक लगता है, वही लोग यूज कर देते हैं। प्रदूषण की तो किसी को चिंता ही नहीं है। सब सोचते हैं हम अपनी पीढ़ी जी लें, अगली पीढ़ी अपना जाने क्या होगा। तो ये है जूट। अब तीसरा फसल होगा। जूट को उगाने के लिए गाद वाली मिट्टी चाहिए, रेसेदार मिट्टी चाहिए, यानी कि उसमें लिसलिसा और ब्लैक सॉइल में भी होगा। काफ़ी पानी खेत में लगा रहना चाहिए और वही लगभग इसमें जूट की खेती के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और इसकी उच्च लागत के कारण इस पे लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। तो बाजार में जो है इसका मांग कम हो गया है क्योंकि इसकी बनी हुई चीज़ें प्लास्टिक के मुकाबले महंगी होती है। अब आता है रबर। रबर भी एक फसल है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टायर बनाते हो, आपके घर में एक जो आप पेंसिल रबर लेते हो, जिस रबर से आप मिटोते हो पेंसिल से लिखकर, वो भी रबर ही है। 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसे रबर को। देखो फैक्टर अफेक्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड इस सब में उगता है और क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र होना चाहिए, यानी कि वह उधर गर्मी ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गर्मी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी जिधर ज़्यादा होगी वहीं पर तो 200 सेंटीमीटर बारिश होगी। एक आम बात है कि कहीं पर गर्मी ज़्यादा तो वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा। उपोष्ण मतलब गर्मी भी, यानी कि उपोष्ण मतलब होता है ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि चिपचिपी वाली गर्मी, पसीने वाली गर्मी जहाँ होती है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अब आते हैं कि इन फसलों में सुधार हुआ है क्या। देखो जूट हो, रबर हो, मिलेट हो, व्हीट हो, कोई भी हो, आज प्रौद्योगिकी दुनिया में आ गई है। क्या आ गई है? प्रौद्योगिकी के आ जाने से बहुत बड़ा फायदा हो गया है। अब HYB बीज है, प्रौद्योगिकी के कारण है। प्रौद्योगिकी समझते हो? टेक्नोलॉजी के कारण आपको मेज और व्हीट जैसे क्या कहते हैं में भी HYB बीज आ गया है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन होता है। आपने तो पालमपुर की कहानी पढ़ी थी ना 9th क्लास में, जहाँ ट्रेडिशनल जब बीज यूज करते थे तो 1300 किलोमीटर 1 हेक्टेयर में होता था, जबकि अब उतनी ही जमीन में 3200 किलो गेहूं की उपज होने लगा क्योंकि उसने HYB बीज का यूज किया था। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन है इसमें। भूदान, ग्रामदान, रक्तहीन क्रांति और ग्राम स्वराज, ये आपको बॉक्स में दे रखा है, लेकिन इस पर भी आप लोग काम करोगे। इस पर भी आप लोग काम करोगे कि ये जो है ग्राम स्वराज क्या है। ग्राम स्वराज यानी कि हर गांव को अपने ही तरीके से जीने का हक होना चाहिए। वो गांव के लोग बाहर काम धंधा ढूंढने के लिए ना जा पाए, वहीं उनको काम धंधा मिल जाए, यही होता है ग्राम स्वराज। गांवों को आज़ादी मिलना। गांव के सारे लोग दिल्ली पंजाब ही रहते हैं। इसके अलावा भूदान जो है वो गांधी जी ने शुरू किया था। ये एक तरह का उनका आंदोलन ही था कि उन्होंने कहा था कि जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो थोड़ा थोड़ा करके दूसरों में क्या करो, बांटो, थोड़ा ही दे दो, तो उसको भूदान था।
ग्राम दान था, ग्राम दान में ये था कि पूरे का पूरा गांव ही किसी को दान कर दो। कोई उद्योगपति है, कोई कुछ है, तो उसको दान कर दोगे तो उस गांव में वो फैक्ट्री लगवाएंगे, अन्य तरह के काम धंधे की सुविधा लगवाएंगे, और उससे क्या होगा, गांव वाले को अच्छे से अच्छा काम मिल जाएगा और उन्हें कहीं जाने नहीं पड़ेगा, अच्छा से अच्छा वो जिंदगी को जी सकते हैं वो। इसके अलावा विनोबा भावे ने एक और चीज शुरू किया था, रक्तहीन क्रांति का, यानी कि भूदान और ग्रामदान, ये दोनों ही विनोबा भावे ने शुरू किया था और गांधी जी ने सपोर्ट किया था, और इन्हीं दोनों को चलाने को उन्होंने रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया था। तो ऐसे था आपका दूसरा पार्ट। अब आपको मैंने बता दिया है कि हर एक फसल का आपको क्या याद रखना है, प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा, रोपण कृषि क्या होता है, गहन कृषि क्या होता है, ये सब याद रखना आपको। रोपण कृषि मतलब होता है कि एक जगह पर पहले आप नर्सरी लगाते हो। क्या लगाते हो? नर्सरी। और फिर वहाँ से आप उसको उखाड़ लेते हो, और उखाड़ कर फिर थोड़े थोड़े दूरियों पर उन चीज़ों को बोते हो। जैसे धान की खेती होती है तो आप देखोगे पहले नर्सरी लगाया जाता है, फिर वहाँ से पौधे को उखाड़ कर फिर एक एक बित्ता या एक एक फुट की दूरी पर में कीचड़ भरे खेत में कीचड़ करके उसमें धान को बोया जाता है। तो ये हो जाता है रोपण कृषि, जिसमें एक जगह से उखाड़ करके फिर से आप रोपो। रबर भी एक रोपण कृषि है। उसके लिए भी पहले क्या होगा, नर्सरी लगाए जाएंगे, फिर वहां से उठाकर रबर के पौधे को 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर में खेत में लगाया जाएगा। और भी अब आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लें, और ध्यान रखना कि यहाँ क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम है। ये तो आप लोगों को करना ही है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को क्या करना कि आप बीच से क्वेश्चन पढ़ें, बीच में जाकर के लाइनों को पढ़ें, जहां आप लोगों को समझ में नहीं आए हमें पूछें। और ऑनलाइन बच्चों के लिए अगर आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आता है, अच्छा लगा, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जो भी गलतियां हुए हो उनको आप कमेंट कीजिए, हम आगे सुधारते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।